हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई इस चैनल पे होगी और भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है और उसको आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग आज हेडिंग है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, ठीक है। तो इसका पहला हो जाएगा हजामती के रूप में, यानी कि दाढ़ी उड़ी बनाने में हो जाएगा। रोगियों को कान, आँख, नाक, गला देखने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है और टॉर्च में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। टेबल लैंप आदि जितने भी होते हैं, इन लोगों में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में इसके उपयोग से ही कि हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, मतलब क्यों किया जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एक पूछता है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का बपौती क्वेश्चन है, लगभग में 3 या 4 दिन पूछ चुका है, ठीक है। तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है। और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसका उपयोग कहाँ होता है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी किस गुण के कारण इसको हजामती के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका यही उपयोग है कि इसका खास तरह के ये प्रतिबिंब जो बनता है, इसका बड़ा बनता प्रतिबिंब है। इसके वजह से इसको क्या कर दिया जाता है कि हजामती के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ये तो हो गया। अब फिर दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि सोलर कुकर में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। सोलर कुकर में इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक और हो गया। तो यानी कि सोलर कुकर में इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, तो परिवर्तन के बाद फोकस पर आकर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब, आप देखिए, सोलर कुकर में मतलब अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। सोलर कुकर में जैसे में मान लीजिए क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। इसको किससे, पी से ध्रुव को या यक्स डैश और यक्स से दर्शाते हैं इसको। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और टकराने के बाद एक बिंदु पे जाकर जमा हो जा रही है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। यानी कि एक ही बिंदु पे जाकर जमा हो जाती है, जिसके कारण सोलर कुकर में क्या होता है कि ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मा से क्या होता है, भोजन बनता है। ऊष्मा से भोजन बनेगा, यानी कि देख सकते हैं कि सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण का जब हम उपयोग करेंगे सोलर कुकर में, तो भोजन हमें बनने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हम उम्मीद भी कर रहे हूँ कि आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। यानी कि गाड़ी के हेडलाइट में, देखिए, गाड़ी के पक्ष दृश्य में नहीं, हेडलाइट में, यानी कि आगे वाला जो हेडलाइट होता है, जो बढ़ता है, फोकस देता है, उसका उपयोग में अवतल दर्पण क्यों
क्यों अवतल दर्पण ही होता है, उत्तल दर्पण क्यों नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए होता है कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से भेजा जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। उसमें क्या था कि सोलर कुकर में क्या था कि आप उसको समांतर यानी प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता था तो फोकस पर आकर जमा हो जाती थी। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि फोकस से भेजा जा रहा है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देख लीजिए चित्र की सहायता से कि उस समय क्या था कि आ रही थी और फोकस से टकरा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता था कि ऊष्मा उत्पन्न होता था, फोकस पे ज़्यादा किरणें आकर जमा हो जाएंगी तो ऊष्मा उत्पन्न होता था, तो उसके वजह से हम लोग को खाना बनाने में आसानी पड़ता था। तो क्या हो जाएगा, तो सोलर कुकर में उपयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हेडलाइट में, तो हेडलाइट में आप देखते हो कि फोकस पर जब कोई भी वस्तु मतलब फोकस से कोई भी किरण भेजा जाएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर यानी कि दूर तक हमें लंबा दिखाई देगा, यानी कि दूर तक हमें कोई भी वस्तु क्या दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। तो लंबा अगर जब दिखाई देगा कुछ दूर तक तो उसका उपयोग हम लोगों ने हेडलाइट के रूप में करते हैं। ठीक है, हेडलाइट के रूप में करते हैं। अब अगला आप लोग का क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग इस स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग आपको 3 उपयोग के बारे में एकदम अच्छे से जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बपौती क्वेश्चन है जो पूछा गया है और बताया गया है, वो सारे क्वेश्चन क्या किया गया बता दिए। अब उत्तल दर्पण में उपयोग क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों होता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में क्यों होता है, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो सभी परिवर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में होता है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आने के बाद टकरा कर ऊपर चली जा रही है और यहाँ पे मतलब बनता हुआ फोकस से प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका जो क्राइटेरिया हुआ, आपका जो यहाँ पे क्राइटेरिया हुआ, ये तो ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। तो उत्तल में आप यहाँ से आएगा इस तरह चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है सारे फोकस पे। तो इसी कारण क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि बहुत व्यापक होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में आप देखे होंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन उसका दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है, बहुत ही व्यापक और बड़ा होता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग को चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ना है। सर चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।